तो अपन ने कल करना स्टार्ट किया था सूट फॉर डैमेजेस। ये बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है कि सर रेमेडीज फॉर ब्रीच में अपन ने बहुत सारी बातें पढ़ी है। क्या क्या? रिसेशन, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, ये पढ़नी बाकी है और ये चल रहा है अभी। यस सर। तो सर व्हाट आर डैमेजेस की सर अपने को जो लॉस हुआ है सामने वाली पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, उससे जो हमको लॉस हुआ है वो हम लोग वापस वसूलने के लिए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करते हैं। कैसे कैसे पढ़ लिए कि सर ऑर्डिनरी डैमेज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑर्डिनरी डैमेजेस चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, इसको आप लोग वसूल सकते हैं। सेकंड कि सर स्पेशल डैमेजेस नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय यू, सो इनडायरेक्ट रिजल्ट तो बेसिकली नॉट रिकवरेबल, बट तब रिकवर किए जा सकते हैं जब आपने सामने वाली पार्टी को इसके बारे में पहले से अवेयर करा दिया गया हो। ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज में कौन सा केस लगता है कि सर हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस। ठीक है, मेनली स्पेशल डैमेजेस के लिए, पर इसमें ऑर्डिनरी डैमेज का भी मतलब कवर किया हुआ है। ठीक है, हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस। ओके सर। ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज के बाद में एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस आपके जो मॉड्यूल में है उसमें यही दो वर्ड्स काम में लिए गए, एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। तो सर आप एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस ही काम ले लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। कि सर एग्जाम्पल सेट करने के लिए या फिर मतलब पनिशमेंट के नेचर में होते हैं ये। सर क्या कभी भी इसको पनिशमेंट के नेचर के डैमेजेस को अलाउ किया जाता है? नहीं सर, बेसिकली नहीं किया जा सकता। बट कि सर जैसे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ही 1 लाख रुपए और आप कह रहे हो जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा वो 1 करोड़ रुपए देगा, भाई मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसे नहीं। बट सर दो सिचुएशंस में एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस अलाउ किए जाते हैं। एक तो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी एंड दूसरा अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक बाय दी बैंकर। कासर जी आज घर पे ही जाए? हाँ सर, अभी जस्ट आया 8 बजे। क्या बात है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद में अपन ने अपने को दो और करने हैं। एक तो नॉमिनल डैमेज और एक लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। ठीक है सर। सबसे पहले समझो नॉमिनल डैमेज क्या होता है। नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र का डैमेज। ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा है यार कि है ना, यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उस ब्रीच के कारण आपको यदि कोई लॉस हो रहा है तो उसको वसूलने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, डैमेजेस को डिमांड करते हैं। लेकिन सर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और उसके कारण आपको कोई लॉस या नुकसान हो ही नहीं रहा है, तो फिर सर अब कैसे, तो फिर क्या आप सूट फॉर डैमेजेस लगा सकते हैं? बेसिक आंसर नो, क्योंकि नो डैमेज, सॉरी, नो लॉस इज इक्वल्स टू नो सूट फॉर डैमेज। जब हुआ ही नहीं है, कोई डैमेज ही नहीं हुआ है, तो फिर लॉस ही नहीं हुआ है, तो क्या डैमेज वसूलने के लिए आप लोग सूट फाइल करेंगे? आत्मा कहाँ है डैमेजेस की? टू मेक गुड द लॉसेस, नॉट टू पनिश समबडी। ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आया। लेकिन सर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है नॉमिनल डैमेज का। सर क्या? एक एग्जांपल समझना। हम नाम मात्र का डैमेज डिमांड करते हैं, मान लो 1 रुपए का या 100 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल क्यों डिमांड करते हैं? ये एस्टैब्लिश करने को डिमांड करते हैं कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे एक्स ने तोड़ दिया, हमें नुकसान कुछ नहीं हुआ, बस हमें 1 रुपए का डैमेज चाहिए। मान लो कॉन्ट्रैक्ट था 15 लाख रुपए का, ठीक है, एक्स ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, हालांकि उसके कारण वाई को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वाई ने एक्स पे केस किया फॉर नॉमिनल डैमेज ऑफ ₹1। 1 रुपए का डैमेज चाहिए मेरे को। ठीक है, क्यों? कि सर यदि आपने, कोर्ट ने मेरे को 1 रुपए का नॉमिनल डैमेज अलाउ कर दिया, 1 रुपए का नॉमिनल डैमेज अलाउ कर दिया, तो उससे ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कोर्ट में कि हाँ तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बस मुझे कोर्ट में ये एस्टेब्लिश करना है कि तुमने मेरे साथ में धोखा किया, तुमने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। लीगली एस्टेब्लिश करूंगा, 1 रुपए का डैमेज जब भी मेरे को, हाँ कोर्ट कहेगा ठीक है 1 रुपए का डैमेज आप इनको दीजिए, ठीक है। तो इससे ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया कि एक्स ने हमारे साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसको पूरा नहीं किया। समझना, एक कंटेक्स्ट, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी कंपनी है, सब जनों ने नाम सुना ही होगा रिलायंस, रिलायंस का, ये इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरा है टाटा सन्स, ठीक है सर, दोनों मेजर कॉन्ग्लोमरेट हैं इंडिया के, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा सन्स के बीच में कोई एक चीज को लेके एग्रीमेंट हुआ, यस सर। रिलायंस ने, ये एग्रीमेंट की वैल्यू थी 100 करोड़ रुपए, ठीक है सर। रिलायंस ने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अपना वादा पूरा नहीं निभाया, लेकिन टाटा सन्स को इससे कोई मॉनेटरिकल डैमेज नहीं हुआ, फिर भी उसने रिलायंस के ऊपर 1 रुपए का डैमेज के लिए, नॉमिनल डैमेज के लिए केस ठोका। सर यदि 1 रुपए का डैमेज इसके फेवर में कोर्ट इशू करता है, रिलायंस को बोलता है 1 रुपए का डैमेज जमा कराओ, उससे डैमेज मॉनेटरिकल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रूव हो जाएगा कोर्ट में, अगले दिन अखबारों में खबर बनेगी कि रिलायंस ने टाटा को 1 रुपए का डैमेज पे किया, ठीक है। मतलब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि रिलायंस ने एग्रीमेंट तोड़ा, इस वजह से कोर्ट में ये बात एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है कई लोगों के लिए, इट इज एसोसिएटेड विद गुडविल ना यार, बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। समझ में आ गया नॉमिनल डैमेज क्या होता है? यस सर। एक शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम, कभी आप लोगों ने देखी है? थोड़ी पुरानी फिल्म है, अराउंड 2008-9 की है। 2008-9 के टाइम आप लोग थोड़े छोटे होंगे, इतनी ज्यादा समझ नहीं होगी। ओम शांति ओम, फराह, डायरेक्टेड बाय फराह खान, देखिए किसी ने कि नहीं सर? उसमें एक, हाँ सर। कौन यस सर बोला? राघव सर। हाँ राघव काबरा, ठीक है। उसमें एक कैरिकेचर होता है, मतलब बहुत एक वेटरन एक्टर यानी कि पुराने एक्टर मिस्टर मनोज कुमार थे, ठीक है। वो जब भी उनका एक पर्टिकुलर एक्शन होता था कि वो देशभक्ति की फिल्में बहुत बनाते थे, और उनका एक एक्शन होता था कि जब कभी भी वो देश में कुछ गड़बड़ हो रहा होता तो वो आंख पे हाथ रख के और ऐसे सैड मूड बना लेते थे। जैसे रजनीकांत का आप लोगों ने देखा होगा ना, वो कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो सिगरेट मुंह में कैच करके लेते हैं, तो रजनीकांत स्टाइल, यस सर। तो वैसे ही मनोज कुमार का भी एक था कि जब कभी भी देशभक्ति में कुछ गड़बड़ हो रहा होता था, मुंह पे हाथ रख के एक पर्टिकुलर स्टाइल बनाते थे। तो शाहरुख खान और फराह खान ने इस फिल्म में क्या किया, उनके एक कैरिकेचर को बहुत ही भद्दे तरीके से कॉपी किया, उनके इस कैरेक्टर को बहुत ही भद्दे तरीके से कॉपी किया। तो मनोज कुमार पुट अ केस ऑन देम फॉर नॉमिनल डैमेज ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए के नॉमिनल डैमेज के लिए इनके ऊपर केस लगाया कि इन्होंने मेरे साथ में गड़बड़ किया है, ठीक है। इसलिए, और वो अलग बात है, बाद में जाके सॉरी बोला, माफी मांगी, जो वॉट एवर माइट हैव हैपेंड, बट सिचुएशन समझ लो, लोग नॉमिनल डैमेज क्यों डिमांड कर लेते हैं कि मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए भाई, मुझे तो बस ये एस्टेब्लिश करना है तुमने मेरे साथ में गलत किया, ठीक है। आइए नॉमिनल डैमेज को पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। नॉमिनल डैमेज, वेयर प्लेंटिफ प्रूव, प्लेंटिफ कौन होता है? जो कि केस ठोकता है, केस करता है सामने वाली पार्टी पे, और जिस पे केस किया जाता है वो उसको डिफेंड करेगा, तो डिफेंडेंट, डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। प्लेंटिफ, यदि अक्षित कासट ने राघव काबरा के ऊपर केस किया है तो ही इज द प्लेंटिफ एंड ही इज द डिफेंडेंट। व्हाट द पॉइंट? यस सर, ठीक है। चलिए, कावड़ा जी के ऊपर केस हुआ, ये तो रास्ते से ही चले गए, भाग गए, ठीक है, चलो आ जाओ। तो सर अब, वेयर प्लेंटिफ प्रूव दैट देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नो लॉस इज एक्चुअली सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी, दैट इज द प्लेंटिफ, द कोर्ट जनरली अवार्ड्स नॉमिनल डैमेज, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, ऐसा कुछ अवार्ड कर देती है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यस सर। Now we come to the next point, that is the liquidated damages and penalty. We come to the liquidated damages and penalty. समझना बेटा बात को, कई बार देखो,
मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तू मुझे 1000 किलो उड़द दाल सप्लाई करेगा एट द रेट ₹70 पर केजी ऑन कितनी तारीख को, मान लो ऑन 15/7/26, ऑन 15/7/26 तुम मुझे 1000 केजीज ऑफ उड़द दाल सप्लाई करेंगे। ओके सर, नंबर 1। और इन्होंने ये भी लिख दिया कि यदि तुमने मुझे दाल सप्लाई नहीं करी 15/7 तक, तो तुम मुझे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का डैमेज या पेनल्टी या प्री एस्टिमेट फिगर, कुछ भी नाम से बोल लो, तुम मुझे इतना डैमेज पे करोगे। इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया, प्री डिसाइड, कि यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तुम मुझे 10,000 रुपए पे करोगे। जनरली अपन क्या करते हैं कि सर यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एंटिसिपेटरी ब्रीच या एक्चुअल ब्रीच वाले दिन जो भी मार्केट प्राइस था वो माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से अपन डैमेजेस तय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद में। लेकिन यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही तुमने ये अमाउंट प्री डिसाइड कर लिया कि सर ये यदि तुमने मुझे दाल सप्लाई नहीं करी तो इतना अमाउंट तुम डैमेजेस मुझे पे करोगे। ठीक है सर, ये अमाउंट या तो लिक्विडेटेड डैमेज हो सकता है या पेनल्टी हो सकता है। ये जो प्री डिसाइडेड अमाउंट है ना, या तो हम इसको लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल सकते हैं या पेनल्टी बोल सकते हैं, नाम किसी से भी बुलाओ। इस अमाउंट जो प्री डिसाइडेड होता है सर, इसके साथ में व्यवहार कैसे करना है ये समझना है अपने को। सर कैसे, थोड़ा एक बार 2 मिनट शांति रखो, समझो, सब समझ में आएगा। सम्यक, हाँ सर। what is the meaning of your name Samyak? कंप्लीट। हम्म, कंप्लीट। कंप्लीट और इंटीग्रेटेड। ठीक है, वापस देख के आना, मैं भी देखूंगा, आप भी देखना। ठीक है, कल मेन तो हाँ। इसलिए पूछा, कल का लेक्चर जो छूट गया था वो कवर किया या नहीं किया? नहीं नहीं किया, सर। नहीं किया तो एग्जाम में 0 अंडा पाई आ सकता है, ध्यान रख लेना, कल का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए हाँ। कवर कर लेना आज, बिना बिना किसी इफ एंड बट्स के आज कवर करके मैसेज भेजोगे सर मैंने कवर कर लिया है। रात को सोने से पहले कवर करोगे, मुझे और मम्मी दोनों को मैसेज भेजोगे कवर हो गया है। ठीक है, कल का जो हाँ। लेक्चर छूटा था। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब मैंने कहा कि सर कई बार कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही, टूटने समय नहीं, बनाते समय ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यदि आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप इतना अमाउंट हमको देंगे। ये इतना अमाउंट या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस हो सकता है या पेनल्टी हो सकता है। सर दोनों कैसे हो सकता है मैं अभी बताता हूँ। when the amount is a genuine pre-estimate, when the amount is a genuine pre-estimate, it will be known as liquidated damages and वो बिल्कुल अलाउ किया जाएगा। and when the amount is in punishment nature, punishing nature, when the amount is in punishing nature, क्या उसको अलाउ करना चाहिए? नहीं सर, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य या डैमेजेस का उद्देश्य जो होता है वो किसी को पेनल्टी लगाना नहीं होता है, अपना मेक गुड द लॉस करना होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? है सर। अच्छा, आप नाम कुछ भी दे दो उस अमाउंट को कि यदि तुमने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तोड़ दिया, तो तुमको इतना डैमेज भरना पड़ेगा, तुमको इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब आ रही है मेन चीज कि सर यदि वो जेन्युइन प्री एस्टिमेट था तो चाहे उसका नाम लिक्विडेटेड डैमेजेस कर लो, चाहे डैमेजेस कर लो, चाहे पेनल्टी कर लो, वो अलाउ किया जाएगा। और यदि वो नॉन जेन्युइन अमाउंट था तो किसी भी नाम से बोल लो, लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल लो, डैमेजेस बोल लो, पेनल्टी बोल लो, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। आत्मा समझ में आई कंसेप्ट की कहां पर है? रूह समझ में आई कंसेप्ट की कहां पर है कि सर नाम कुछ भी रख लो, लेकिन यदि वो जेन्युइन है तो वो अलाउ किया जाएगा, नॉन जेन्युइन है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा।
इंग्लिश लॉ, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे बेस्ड है कि सर इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। उस समय अंग्रेज हमारे यहाँ पर रूल करते थे। क्यों सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कौन रूल करता था? ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो सर इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में फर्क किया गया है। हमारे यहाँ पर तो फर्क नहीं किया गया है, पर हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे होता है कि सर यदि वो जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, अलाउ इट। इफ इट इज अ नॉन जेन्युइन प्री एस्टिमेट, पनिशिंग इन नेचर, डोंट अलाउ इट। इतना समझ में आया? यस सर, ये पहली बात समझ में आ गई। यस सर, नाम कुछ भी दे दो, जेन्युइन है तो अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेकंड, अरे बेजे में घुसा या नहीं घुसा? यस सर घुसा। अरे घुसा या नहीं घुसा? राठी, श्रेया कर्नावट, कविश, धन्ना सेठ, सृष्टि, घुसा या नहीं घुसा? यस सर घुसा। सब है ना, चेहरे तो ऐसे बना के बैठे हो जैसे मतलब भारत के अगले मेजर लॉयर तुम ही लोग बनने वाले हो। ऐसी मतलब सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हो। तो देखो ऐसा है, मैं कहानियां क्यों सुनाता हूँ तुमको, या तुमको एज अ रोल में क्यों ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ, ताकि एग्जाम वाले दिन खट्टा है याद आए कि हाँ उस दिन राघव काबरा छत से कूद के गया था पास में, तो उसने क्या है, टॉर्च वाली गलती करी थी, ट्रेस पासिंग करी थी, ठीक है। तो वो याद आएगा वहां पर कि राघव काबरा को कूदते हुए तुम लोग इमेजिन करोगे एक छत से दूसरी छत पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब हाँ, अब देखो है ना, यदि हमने ये डैमेजेस का अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही प्री डिसाइड किया है, तो यार एक बहुत बड़ी बात होती है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने एक्चुअल में क्या कर दिया है, अपना मैक्सिमम डैमेज अमाउंट जो रिकवरेबल है वो सेट कर लिया। मैक्सिमम डैमेज अमाउंट रिकवरेबल जो है वो सेट कर लिया। गड़बड़ हो जाएगी कई बार इसमें। मैक्सिमम अब आप उतना ही मांग सकते हो सकता है ना आपका लॉस उससे भी ज्यादा हुआ हो, ग्रेटर देन हुआ हो, जो आपने अमाउंट प्री फिक्स किया है उससे, जो आपने अमाउंट प्री फिक्स किया है उससे ज्यादा होना। यस सर। सर कहानी बहुत ध्यान से समझना, जो अभी पॉइंट चल रहा है, पॉइंट नंबर 2। मान लो एक्स ने वाई को उड़द दाल की बात की थी कि यदि तू सप्लाई नहीं करेगा तो 10,000 रुपए तू मेरे को डैमेजेस के तौर पे देगा, पेनल्टी के तौर पे देगा, वॉट एवर नेम। आत्मा यही है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। यदि जेन्युइन है, ओके सर। अब समझना, यदि लॉस 12,000 रुपए का हो जाता है, एक्चुअल में उड़द दाल इसने सही में एक्स ने वाई को सप्लाई नहीं करी और इसको मार्केट से खरीदनी पड़ गई, और इसका एक्चुअल लॉस 12,000 रुपए का हो रहा है, लेकिन इसने खुद ने मैक्सिमम अमाउंट सेट कर दिया ना, तो क्या ये अब 10,000 रुपए से ज्यादा मांग सकता है? नो, आंसर इज नो। हो गई ना गड़बड़? कई बार ज्यादा होशियारी दिखाने में गड़बड़ हो जाती है ना। यस सर। तो सर ये अब इससे डिमांड नहीं कर सकता, जो अमाउंट प्री फिक्स किया गया है उससे ज्यादा कभी भी डिमांड नहीं किया जा सकता। ये पहली सब पॉइंट भेजे में घुस गई। यस सर, पहला सब पॉइंट भेजे में घुस गया। सेकंड सब पॉइंट, सर क्या हो यदि एक्चुअल डैमेज जो है ये इससे 10,000 रुपए से कम हो? क्या हो यदि इससे कम हो? फॉर एग्जाम्पल, एक्स को उड़द दाल सप्लाई करनी थी, इन्होंने डिसाइड किया 10,000 रुपए, यदि तूने नहीं किया तो तू 10,000 रुपए देगा, ठीक है। सर एक्चुअल लॉस 6,000 रुपए का ही हुआ, उसने सप्लाई नहीं किया, इसको मार्केट से खरीदना पड़ा, एक्चुअल लॉस 6,000 रुपए का ही हुआ। अब क्या रिकवरेबल होगा? 6,000 रुपए रिकवरेबल होगा या 10,000 रुपए रिकवरेबल होगा, बताइए। यदि अमाउंट प्री फिक्स कर दिया है तो अब क्या रिकवरेबल होना चाहिए? तुम्हारी बुद्धि क्या बोलती है? सर और मेरे हिसाब से 10,000, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 10,000 दो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा मतलब क्या है हुआ? 10,000 दो। 6,000, क्योंकि 10,000 मैक्सिमम है ना, तो उससे कम भी हो सकता है। सम्यक क्या बोला, वापस बोल। 6,000 होना चाहिए ना, क्योंकि 10,000 मैक्सिमम है। 10,000 मैक्सिमम है, जबकि ये एक्चुअल है। सम्यक बोल रहा है सर 6। दर्श जैन बोल रहा है सर पहले ही फिक्स कर लिया ना, अब तो 10 लेने दो यार, ज्यादा में भी नहीं लेने दे रहे हो, कम में तो लेने दो, ठीक है। बाकी लोग क्या क्या बोलते हैं? दोनों एक ही, दोनों पे एक एक व्यू आ गए हैं। अच्छा, कितने जने 10,000 के फेवर में है? हाथ खड़े करो। ऋषि अग्रवाल बोल रही है सर एक फूटी कौड़ी कम नहीं लेंगे,
पूरे 10 वसूलेंगे, ठीक है। अच्छा, अक्षित कासट, जिया वोरा, श्रिया कर्नावट, दर्श जैन, आरुष मुंदड़ा। मैं तो सोचता था जो बुद्धि वाले लोग हैं वो सारे सही आंसर देंगे, पर सबने खोटे वाले दे दिए यार। ठीक है, बेचारा सम्यक जो अभी अभी ज्वाइन किया उसने सही आंसर दे दिया। ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सर उसने एनालॉगी सही लगाई है। क्या एनालॉगी लगाई है? कि सर 10,000 मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है। जो एक्चुअल लॉस है वही डैमेजेस वसूलने का क्या क्या होता है, आत्मा कहाँ होती है? टू मेक गुड द लॉसेस। यदि लॉसेस जो है वो केवल 6,000 रुपए है तो मैक्सिमम इस लिमिट के अंदर अंदर ही वसूल पाओगे। एक्चुअल डैमेज 6 है तो 6 ही वसूल पाओगे, 10 नहीं वसूल पाओगे। तो सर इससे अपना रूल क्या निकल के आया? कि सर दो रूल निकल के आए। पहला रूल, प्री फिक्स करते हो, चाहे नाम कुछ भी हो, लिक्विडेटेड डैमेजेस, डैमेजेस, पेनल्टी, कोई भी नाम ले लो, यदि वो जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, आसपास है जितना लॉस हो सकता है उसके, तब तो वो रिकवरी वो बिल्कुल करेक्ट होगा, अलाउ होगा। इफ इट इज अ नॉन जेन्युइन प्री एस्टिमेट कि अमाउंट ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट 1 लाख रुपए का है और पेनल्टी रख ली 1 करोड़ रुपए की, तो ये नॉन जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, तो कोर्ट कभी भी उसको अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, चलो मान लिया कि सर जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, ओके सर, हो सकता है इस रेंज के आसपास ही कहीं हो, लोगों को धंधा करते हुए अंदाजा हो जाता है, ठीक है। तो अब रूल क्या लगेगा? कि सर यदि आपने प्री डिसाइड कर लिया है तो दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट रिकवरेबल। इसलिए बहुत सोच समझ के पहले से पेनल्टी की या डैमेजेस की बात करना कॉन्ट्रैक्ट में। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट रिकवरेबल, नंबर वन। नंबर टू, इफ द लॉ एक्चुअल लॉस इज मोर देन द प्री डिसाइडेड अमाउंट, ओनली द प्री डिसाइडेड अमाउंट कैन बी रिकवरेबल। यानी लॉस 12,000 का हो गया है और आपने यदि मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कर पाओगे, आपने खुद के हाथ मान लिए। इफ दी बट इफ द एक्चुअल डैमेज इज लेस देन द प्री एस्टिमेटेड अमाउंट, देन एक्चुअल डैमेज इज रिकवरेबल। लॉस 6 का ही हुआ है और यहाँ आपने 10,000 रुपए का एक बॉर्डर रखा हुआ है, तो आप एक्चुअल डैमेज ही वसूल सकते हैं। ये देखो, ये काम इस तरीके से करेगा। ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी वाली बात है, ये सर पेनल्टी नहीं अलाउड होती है। इंग्लिश लॉ में तो दोनों में डिफरेंशिएट किया गया है, पेनल्टी अलाउ नहीं होती है और लिक्विडेटेड डैमेजेस अलाउ होते हैं, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट है। हमारे यहाँ पर तो नाम कुछ भी ले लो इंडियन लॉ में, सर दोनों में ही यदि अमाउंट जेन्युइन है तो फिर वो अलाउएबल होगा, अमाउंट नॉन जेन्युइन है तो फिर वो अलाउ नहीं किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। और उसमें भी चीजें ऐसे काम करेंगी। यस सर, ये होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का। जिनको डाउट है वो पूछो। सर तो अभी मेरा, अगर मैं ऐसा कर प्री डिसाइड करूंगा ही क्यों, अगर मेरे को उससे कम ही मिलेगा डैमेज, तो अगर कम डैमेज हुआ तो मेरे को दो फायदा क्या है सेट दो करने का? दो रीजन है। पहला रीजन है कि तेरे को खुजली बहुत मचती है, और दूसरा रीजन है एक्स वाई को मान लो सच में इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, सप्लाई नहीं किया, अब बाद में ये लोग लड़ते रहेंगे, उस दिन रेट ये थी, उस दिन डैमेज रेट के हिसाब से ये हुआ, लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे, ठीक है। उससे अच्छा है पहले ही अपना डिसाइड कर लो यार, न न तेरी न मेरी, ये एक मैक्सिमम अमाउंट अपन डिसाइड कर लेते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो उससे काफी चीजों से बच जाते हो आप। पहला रीजन क्या था? पहला रीजन वो ऐसे ही कर रहा है बस, मतलब। पहला रीजन ये था कि बस मेरे को पहले से चाहिए क्लैरिटी, मैं बाद में अच्छा, घुसना नहीं चाहूंगा, ठीक है। ओके चलिए, सर, थैंक यू। ठीक है। और और दिशी को डाउट था, दिशी? सेम क्वेश्चन है जी? नहीं है डाउट? सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था सर, क्यों करेगा? करेगा। अब यार, ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग ऑन दिस अर्थ, ठीक है। तो केवल इसलिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जीवन में एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है। अभी तुम लोगों ने एक इंसिडेंट पढ़ा होगा, किसी मल्टी करोड़
मल्टी मिलियनियर दो फैमिलीज के बीच में दो बच्चों की शादी होने वाली थी, तो ये एक ने दूसरे को धक्का देके गिरा के और खत्म कर दिया। तो इस ह्यूमन दिमाग को आप प्रेडिक्ट न कर सकते, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस लॉ के दायरे में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाओ। अब नॉमिनल डैमेज, सॉरी, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी समझ लिया, यस सर। आओ इसको पढ़ते हैं। और मैं चाहता हूँ लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी वाला पोर्शन है ना, तुम लोग के पास में नोट्स के प्रिंट आउट हैं सबके पास में? लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के नोट्स के प्रिंट आउट हैं सबके पास में, या अभी तक नहीं निकाले हैं? अभी तक नहीं निकाले हैं? प्लीज यहाँ पर नोट कर लो कि लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी वाला जो पोर्शन है ना, इसको, इस एक पॉइंट को मॉड्यूल से कवर करो, इस एक पॉइंट को मॉड्यूल से कवर करो। आओ करना चालू करते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी वाले पॉइंट को। देखो करना भाई, कौन पढ़ेगा? आरुष मुंदड़ा। हाँ सर। Penalty and liquidated damages, Section 74. The parties to a contract may provide beforehand the amount of compensation payable in case of failure to perform the contract. In such cases, the question arises whether the courts will accept this figure as the measure of damage. देखो यहाँ पर English सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में, हो सकता है वो पहले भी फिक्स कर दें, बिफोर हैंड पहले से ही डिसाइड कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बाद का वेट नहीं करती है, इतना डैमेज होगा उतना होगा, नहीं, बिफोर हैंड ही कर लेती है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या कोर्ट्स उसको एक्सेप्ट करेगा उस फिगर को? इंग्लिश लॉ थोड़ा सा अलग है और इंडियन लॉ थोड़ा सा अलग है इस मामले में। इंग्लिश लॉ क्या बोलता है भाई, पढ़ना। According to English law, the sum so fixed in the contract may be interpreted either as liquidated damages or as a penalty. If the sum fixed in the contract represents a genuine pre-estimate by the parties of the loss, which would be caused by a future breach of the contract, it is liquidated damages. It is an assessment of the amount which, in the opinion of the parties, will compensate for the breach. Such a clause is effective and the amount is recoverable. But where the sum fixed in the contract is unreasonable and is used to force the other party to perform the contract, it is penalty. Such a clause of disregard and the injured party cannot recover more than the actual loss. तो सर यदि वो जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, इंग्लिश लॉ बोलता है, तब तो उसको हम बोलेंगे इंग्लिश लॉ के हिसाब से लिक्विडेटेड डैमेजेस। और यदि वो नॉन जेन्युइन प्री एस्टिमेट है तो इंग्लिश लॉ के हिसाब से हम उसको बोलेंगे पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस अलाउ किए जाएंगे, पेनल्टी अलाउ नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और such a clause is disregarded and injured party cannot recover more than the actual loss। ये तो मैं आपको वैसे भी पढ़ा चुका हूँ कि जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज्यादा फिर पेनल्टी नहीं अलाउएबल है और आप एक्चुअल लॉस से ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अपन इंडियन लॉ की तरफ। सर इंडियन लॉ नामों से डिफरेंशिएट नहीं करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है कि हम उसको पेनल्टी बोल रहे लिक्विडेट, ना ना ना, नामों से डिफरेंशिएट नहीं करेगा। उसके लिए पेनल्टी भी वही है, लिक्विडेटेड डैमेजेस भी वही है, फर्क इससे पड़ेगा वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, नॉन जेन्युइन है, ठीक है। पढ़ इसको। Indian law makes no distinction between penalty and liquidated damages. The courts in India award only a reasonable compensation not exceeding the sum so mentioned in the contract. Stop. Section 74. The Indian courts award only a reasonable compensation, तुम कुछ भी अमाउंट लिख लो, not exceeding the sum so mentioned in the contract। यदि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से फिक्स कर लिया, उस दायरे के अंदर अंदर रीजनेबल अमाउंट अलाउ करेगी, यानी कि तुमने अपने हाथों से मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर लिया या नहीं कर लिया? अपने हाथों से मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर लिया, यस सर। तो उसके अंदर अंदर वो जो भी रीजनेबल होगा वो अलाउ करेगी। उससे ज्यादा हो रहा है तुम्हारा डैमेज, तो तुमने अपने हाथों से तुमने अपने ही हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इसका मतलब समझते हो ना, अपने ही हाथों से अपने पैर तोड़ लिए कि मैं तो इससे ज्यादा मांग नहीं सकता। इसलिए तो सर the courts in India award only a reasonable compensation not exceeding the sum so mentioned in the contract। okay, आगे क्या है भाई, पढ़। Section 74 of the Contract Act lays down if the parties have fixed what the damages will be, the courts will never allow more, but the court may allow less. A decree is to be passed only for a reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties. Thus, Section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty. एक्चुअल डैमेज ही मिलेगा,
एक्चुअल डैमेज की भी मैक्सिमम रेंज तुमने अपने हाथ से तय कर दी है। एक्चुअल डैमेज जो जो प्री एस्टिमेट लगा ले, यदि एक्चुअल डैमेज उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर अब तुम गए काम से, तुमको मैक्सिमम अमाउंट जो तुमने फिक्स किया उतना ही मिलेगा। थ्योरी वही है नटशेल में। यस सर। इंग्लिश लॉ लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में फर्क करता है। हमारे यहाँ तो नाम कुछ भी बुला लो, मिलेगा जेन्युइन ही तुमको। जेन्युइन की तुमने खुद ने एक लिमिट तय कर दी, उससे ज्यादा है तो तुम गए खड्डे में, ठीक है, उससे कम है तो कम मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब इसका एक एक्सेप्शन है बाबू। क्या एक्सेप्शन है? इस एक्सेप्शन पे आज दिन तक क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है। 3 बार बोलने का मतलब समझ गए? ये खिड़की खुली है आज भी क्वेश्चन पूछने के लिए, और खोपचे वाली खिड़की है ये, मतलब ध्यान ही नहीं जाता है बच्चों का, याद ही नहीं रखते हैं। तो सर क्या पता यहां से क्वेश्चन आ जाए इस एक्सेप्शन से। पढ़ना भाई। हाँ, exemptions where any person gives any bond to the central or state government for the performance of any public duty or act in which the public are interested, on breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein. यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और पार्टीज इस तरीके से हैं, एक जगह कोई भी गवर्नमेंट खड़ी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, ओके सर, दूसरी जगह कोई एक मिस्टर एक्स है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, समझ रहे हो, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते हैं, ठीक है। तो सर अब गवर्नमेंट ने जो भी काम इनको दिया है, चाहे ब्रिज बनाने का, चाहे सड़क बनाने का, चाहे हाईवे बनाने का, 6 लेन और 8 लेन हाईवे बनाने का, सर वो पब्लिक इंटरेस्ट का काम है या नहीं है? यस सर। पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट? यस सर, पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। सर इसमें यदि इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और मिस्टर एक्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया है कि यदि कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम 10 करोड़ रुपए का अमाउंट भरोगे, अब चाहे वो पेनल्टी के नेचर में चाहे कोई भी नेचर में, तुम पूरा अमाउंट भरोगे। वो तुमने टाइमली कंप्लीशन नहीं किया तो तुम इतना अमाउंट भरोगे। सर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो लिक्विडेटेड डैमेजेस पेनल्टी वाले फंडे में पड़ना ही मत, पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर वेयर एनी पर्सन गिव्स एनी बॉन्ड, वो लिख के देता है, हाँ मैं आई एम गिविंग यू अ बॉन्ड टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कि ये जो भी परफॉर्मेंस मुझे पब्लिक ड्यूटी या कोई भी काम करना है जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मैं कर रहा हूं, उसकी ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ही शैल बी लायबल टू पे द होल सम मेंशन्ड। पूरा का पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। वहां ये नहीं कहोगे एक्चुअल डैमेज इतना हो रहा है, ना फलाना इतना हो रहा है, ना डीम का इतना हो रहा है, वहां ये गणित नहीं चलेगी, पूरा देना पड़ेगा। ये याद रखना, बहुत चांसेस हैं इस पे क्वेश्चन आने के। हालांकि लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी पे इसी बार क्वेश्चन आया है, इस बार या इससे लास्ट बार आया है, इसलिए चांस उतने नहीं है, पर सर इस पे नहीं पूछा गया आज दिन तक। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब इसमें एग्जाम्पल 9 और 10 पढ़ते हैं अपन, ठीक है, ये समझने के लिए कि ये पेनल्टी है और ये पेनल्टी नहीं है। 10 दिन क्या हुआ बोलो। सर समझो कि वो अहमदाबाद प्लेन ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि अगर आपकी जान जाती है आपको मैक्सिमम नहीं, अगर आपका कोई डैमेज होता है तो आपको मैक्सिमम 1 करोड़ मिलेगा। बट आपका बस 20 लाख का ही डॉक्टर का